दोस्तों नमस्कार, मैं है शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं एक नए टॉपिक। इसमें आपको समसामयिक घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के सभी प्रश्नों को देखेंगे जो 2022 का संस्करण है। इसमें विषयवार हम लोग पढ़ेंगे और कई भाग में इसको पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए, इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग भागों में इसमें दिया गया है सभी विषय को। विश्व का इतिहास, भूगोल, भारत में विश्व दिनों का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, खेल खिलाड़ी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय इतिहास, कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान एवं विविध, इन सभी टॉपिक को बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है भारत का इतिहास से है। तो भारत का इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। इतिहास शब्द इति प्लस ह प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है यह निश्चय था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भाग में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, गैर ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि। गैर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जैन, बौद्ध आदि धर्म ग्रंथ। दोस्तों आगे देखते हैं। साहित्यिक स्रोत में से महत्वपूर्ण ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारत इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या 4 है। इसके बाद ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। जंगल में पढ़े जाने वाले के कारण इन्हें अरण्यक कहा जाता है। कुल 7 अरण्यक उपलब्ध हैं। उपनिषद, उप का अर्थ है समीप, नि का अर्थ है निष्ठापूर्वक और सत का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और अक्सर इस प्रश्न को पूछा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। इसके बाद है सूत्र। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम इसमें है। गृह सूत्र, लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है। धर्म सूत्र, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति के भाष्यकार यानी कि टीकाकार मेघातिथि, गोविंदराज भारौची एवं कुल्लुक भट्ट है। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। इसके बाद पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसुरा को माना जाता है। पुराणों में भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्यों में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, जिसके कारण इसे सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। महाकाव्यों से प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। इसके बाद ब्रह्मण्येतर साहित्य मतलब इतिहास
इतिहास के स्रोतों में से महत्वपूर्ण स्रोत बौद्ध साहित्य भी है, इसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। इसके बाद है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचरण कृत परिशिष्ट पर्वन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में हुआ। आगे है लौकिक साहित्य। इतिहास के स्रोतों में से महत्वपूर्ण स्रोत लौकिक साहित्य भी है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा रचित है यह किससे संबंधित है। यह जो है कि राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। विदेशी यात्रियों का विवरण। यूनानी रोमन लेखक हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन निर्याकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसियस उल्लेखनीय हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। डायमेकस सीरियन नरेश अंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसके बाद है दोस्तों डायनोसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी ने 2री शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, भारतीय पशु आदि का उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसका लेखक 1ली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। कुछ चीनी लेखक भी महत्वपूर्ण हैं जो इतिहास के बारे में बताते हैं। फाहियान 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। वेनसंग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वेनसंग की भारत यात्रा का वृत्तांत सी युग के नाम से जाना जाता है। वेनसंग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इत सिंह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा है। मा तुआनलिन ने हर्ष के पूर्व अभियानों तथा चाओजुकुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्री सुंग्यून 518 ईस्वी में भारत आया था। अरबी लेखक भी महत्वपूर्ण है जो इतिहास के बारे में बताते हैं। अल-बरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तहकीक ए हिंद अथवा किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन है। अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरब यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। अन्य विदेशी लेखक इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। यह 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना की। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसके बाद पुरातात्विक स्रोतों को हम लोग देखिए
प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां तथा चित्रकला आदि आते हैं। यहाँ से इतिहास के बारे में पता चलता है। अभिलेख, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का मिला है। बोगजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य, अश्विन वैदिक देवताओं का उल्लेख है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उडिगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरामीक लिपियों में मिले हैं। यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेशनगर विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त गरुड़ अष्टक लेख से 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भगवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसम ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। सिक्के, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। प्राचीन काल में सिक्के तांबा, चांदी, सोना, सीसा धातु के बनाए जाते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाते थे और इन्हीं कारणों भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। सातवाहनों ने शीशे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। अस्मरणीय अभिलेख, कुछ अस्मरणीय अभिलेख हैं जो याद रखने योग्य हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसके शासक है कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। मूर्तियां, स्मारक एवं भवन तथा चित्रकला भी इतिहास की जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। महलों एवं मंदिरों की शैली के वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इसके बाद है दोस्तों इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन, प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन है। पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया था। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन मदाहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में लेखन कला के विकास तो हो चुका था, किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिल सकी है। हड़प्पा सभ्यता को इस काल में रखा जाता है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों के वर्णन मुख्य स्रोत है। ताम्रपाषाण काल, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों के साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणिक काल अथवा कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग औजारों को बनाने में किया गया। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य स्रोत दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अहार एवं गिलुन पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा और एरन पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत है। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्ट माने गए हैं। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा दायमाबाद है। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है।
इसके बाद है आपको सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। नोट में क्या दिया गया है, मानव द्वारा क्रमशः तांबा, कांसा और लोहा धातुओं का प्रयोग किया गया। सिंधु हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का प्रौढ़ काल 2600 से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृत भांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। नोट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकागेंडोर बलूचिस्तान, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर तैमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थलों का उत्खनन किया गया है, जो कि गुजरात में पाया जाता है। सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी। लोथल के गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य से जुड़ी सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। नोट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण करवाया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों को पता लगाया। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका आकार 10.5 गुने 5 गुने 2.5 सेंटीमीटर है। बक्राकार ईंटें चौहंदड़ो से मिली हैं। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर एवं गहराई 2.43 मीटर है। लोथल एवं चौहंदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड बत्ती अपनाई थी। घरों की खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। लोथल मात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। रंगपुर एवं लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका आशय सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यतावासी मातृदेवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। मातृदेवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। मातृदेवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। स्त्री मृत मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ सतात्मक थी। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसकी दोनों टीले रक्षक प्राचीरों से घिरे हुए थे। शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर दिया गया है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण एवं उनके मानने वाले विद्वान। देखिए, जलवायु परिवर्तन, इससे संबंधित विद्वान कौन है? R.L. स्टाइन। भूतात्विक परिवर्तन, M.R. साहनी। प्राकृतिक संपदा, कैनेडी। बाढ़, मैके एवं मार्शल। आर्यों का आक्रमण, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। प्रशासनिक शिथिलता, जॉन मार्शल। इसके बाद है हड़प्पाकालीन नदियों के किनारे बसे नगर।
यहाँ देख सकते हैं हड़प्पा, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे, सुतका को सादिकौर नदी किनारे है, रंगपुर भादर नदी किनारे, कुनाल सरस्वती नदी किनारे है, बनावली सरस्वती नदी के किनारे है, भवनापुरा भगवानपुरा सरस्वती नदी किनारे है, आमरी सिंधु नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है, सुतका गेंदौर दास नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिड्डन नदी के किनारे है, कोटकीची सिंधु नदी के किनारे, चमुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे, दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे हैं। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल तांबा, तांबा की प्राप्ति खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से हुई है। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान, फिरोजा और टीन ईरान से, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से, सीसा अफगानिस्तान, शिलाजीत हिमालय, गोमेद गुजरात। इसके बाद है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक संस्कृति को मानने वालों को आर्य कहा जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग वेद है। ऋग वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग वेद में मिलता है। ऋग वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति तथा विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड तथा सोमदेव में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त एवं 10,552 ऋचाएँ हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। इसके बाद है ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौमुदीय, रामायणीय, जैमिनीय। अथर्ववेद में कुल 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्ति ये थी, कुल या ग्रह, ग्राम, विष तथा जन। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति, जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्य अधिकारी थे। रत्नियों की संख्या 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, छत्री, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवाप, पालागल और गोविकर्ता। वज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा वृद्ध, श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। समिति राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है। यह युद्ध परशुनी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं दास जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जाबाली, कैकेय के राजा अश्वपति,
और काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख प्राप्त है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। इसके बाद वैदिक युग इन प्रमुख शब्दावलियों एवं उनका अर्थ दिया हुआ है, यह देखेंगे। अघन्य, अघन्य का अर्थ क्या था? वध न करने योग्य, अर्थात गाय। उर्वरा, जुते हुए खेत। लांगल, हल। वृक, बैल। यव, जौ। गोधूम, गेहूँ। हिरण्य या स्वर्ण, सोना। करीस, गोबर की खाद। बेकनाट, ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग। तंदुल, धान। व्रीहि, चावल। इसके बाद लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुख्य पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर के साथ विवाह कर सकती थी, इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। व्यापार वाणिज्य कार्य पन्नी वर्ग के लोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और जमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था। वैदिक कालीन संहिता। ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में ऐत्रेय कौशिकी, आरण्यक में ऐत्रेय कौशिकी, उपनिषद में ऐत्रेय कौशिकी। सामवेद तांडेय, जैमिनीय, छांदोग्यारण्यक, छांदोग्य जैमिनीय। यजुर्वेद तैत्तिरीय शतपथ अरण्यक है और उपनिषद में बृहदारण्यक कठोपनिषद है। अथर्ववेद में ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ अरण्यक कुछ नहीं था। उपनिषद मुंडोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। पुरुष में यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले भाग को हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।